हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड्स की भी कुछ वीडियो लेके आता हूँ, साथ में नए नए अपडेट्स वैकेंसी से रिलेटेड और सिलेबस एनालिसिस को लेके आता हूँ। तो मैंने उत्तराखंड एलटी प्रवक्ता टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए डाला था इससे पहले, जो था आपका लेवल ऑफ टीचिंग, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन जिसे कहते हैं, साथ में आपका टीचर सेंटर्ड एजुकेशन और इस तरह से टीचिंग मेथड्स की तरफ को। उसके बाद मैंने उसी टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू सीरीज डाली थी। होपफुली आपने वो दोनों चीज़ें देख ली होंगी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टीचिंग मेथड्स को। तो टीचिंग मेथड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका शिक्षण अभिरुचि का, टीचिंग एप्टीट्यूड्स का। तो इसमें आपके पास जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड हैं उनके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे नए मेथड्स के बारे में बताऊंगा, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उनमें से एक है पीयर ट्यूटरिंग मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ नई नई चीज़ें भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। होपफुली आपको टीचिंग एप्टीट्यूड्स की ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, और ये आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसके साथ बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला मेथड। तो ये है आपके पास खेल विधि, प्ले वे मेथड जिसे कहते हैं। अब खेल विधि क्या है कि खेल खेल से बच्चों को सिखाना है। जनरली जो है छोटी क्लासेस में प्ले वे मेथड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। तो जो खेल विधि है, इसके जो जनक थे वो थे हमारे पास हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो जो खेल विधि है उसके जनक थे हेनरी कॉल्डवेल कुक। और खेल विधि आपको पता ही है कि खेल खेल से आपको सिखाना है। ये जो है आपके पास करके सीखो या करो और सीखो, इस सिद्धांत पे क्या करती है, काम करती है। करो और सीखो सिद्धांत पे चलती है। करो और सीखो का मतलब, जिसे आप लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं, इस थ्योरी पे चलती है आपकी खेल विधि। तो यहाँ से प्रश्न जो पूछा जा सकता है, देखिए खेल विधि सबको पता है कि क्या होती है, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये जानना है कि उसके प्रतिपादक कौन थे, तो वो हेनरी कॉल्डवेल कुक थे। और ये जो है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये जो है करो और खेलो सिद्धांत पे कार्य करती है, लर्निंग बाय डूइंग। अब बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, कि लर्निंग बाय डूइंग क्या है। तो ये जो शिक्षा है, ये जो मेथड है, ये मेथड बाल केंद्रित होता है। तो जो आपके पास करके सीखना विधि है वो आपके पास बाल केंद्रित होती है। और आपको पता ही है, रूसो एक दार्शनिक हुआ करते थे, जिन्होंने कहा था कि बच्चे को जो है हर चीज उसके अकॉर्डिंग करने दीजिए, उससे वो अपने आप सीखेगा। उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि आप एक मोमबत्ती को जलाइए, और उस जलती हुई मोमबत्ती को अगर बच्चा हाथ लगाने लगा रहा है, तो उसको हाथ लगाने से रोकिए मत, उसको हाथ लगाने दीजिए। एक दिन वो हाथ लगाएगा, 2 दिन हाथ लगाएगा, तीसरे दिन से वो सीख जाएगा कि इस पे हाथ लगाने से मेरा हाथ जल सकता है। तो ये था लर्निंग बाय डूइंग मेथड। बाल केंद्रित होता है, बच्चे को उसके अनुसार जो करना है उसे करने दीजिए। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है आपके पास करके सीखना मेथड। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की। इसमें सबसे पहले आता है आपके पास किंडरगार्टन मेथड। तो किंडरगार्टन मेथड भी आपको पता ही है। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस ना करके मैं आपको बता दूं कि इसके जो जनक थे वो थे फ्रॉबेल। तो किंडरगार्टन मेथड, इसके जनक थे आपके पास फ्रॉबेल। और ये जो फ्रॉबेल थे ये किसके शिष्य थे, तो ये थे पेस्टोलॉजी के शिष्य। पेस्टोलॉजी एक दार्शनिक हुआ करते थे, उनके जो शिष्य थे वो थे आपके पास फ्रॉबेल, और जिन्होंने जो है हमें किंडरगार्टन मेथड दिया था। उसके बाद बात करते हैं प्रयोजन विधि की, प्रोजेक्ट मेथड जो फेमस मेथड है। प्रयोजन मेथड जो है हमें दिया था विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। इसको हमें दिया था विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने। तो प्रयोजन मेथड के जो जनक थे वो थे आपके पास विलियम हेनरी किलपैट्रिक। और ये जो विलियम हेनरी किलपैट्रिक थे, ये जॉन डीवी के क्या थे, शिष्य थे। अब
देखिए, मेथड के प्रतिपादन पूछेगा, प्रोजेक्ट मेथड के, तो प्रतिपादन तो किया था विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने, लेकिन जॉन डीवी ने जो है इसको सबसे पहले यूज किया था। मतलब परियोजन विधि की संकल्पना की बात आप करते हैं कि कहाँ से आई, तो वो जॉन डीवी से आई थी, लेकिन जॉन डीवी उसके बारे में पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाए उस मेथड को। तो उनके शिष्य ने, जॉन डीवी के जो शिष्य थे वो थे विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जिन्होंने जो है एक संपूर्ण रूप से प्रयोजन विधि को दिया। तो जनक पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा वो विलियम हेनरी किलपैट्रिक ही होंगे। तो जो आपके पास प्रयोजन विधि के जनक होंगे वो होंगे विलियम हेनरी किलपैट्रिक। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही आपके पास इसके जनक हैं और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या है, जो प्रोजेक्ट विधि है वो जीवन के वास्तविक अनुभव से रिलेटेड है। तो इसका जो संबंध है वो जीवन से संबंधित किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक परियोजना बनाने की जरूरत पड़ती है। तो परियोजन विधि में क्या होता है कि जनरली बच्चा जो है अनुभव द्वारा सीखता है। अनुभव द्वारा सीखना, ये जो है प्रयोजन विधि का मुख्य सूत्र होता है कि बच्चे को जो है अनुभव द्वारा सीखने दिया जाता है। अब इसके जो चरण होते हैं, प्रयोजन विधि के चरण जो होते हैं वो है आपके पास, सबसे पहला चरण होता है आपका समस्या उत्पन्न होना। तो प्रयोजन विधि, आपको के पास कोई समस्या उत्पन्न हुई, वो आपका पहला चरण। उसके बाद आपको होगा परियोजना का चुनाव। आप उस समस्या का समाधान करने के लिए किस तरह की परियोजना बनाएंगे, वो उसका आपका दूसरा चरण होगा। अब आपने परियोजना बना दी, तो उस परियोजना का आप नियोजन कैसे करेंगे, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो परियोजना का नियोजन आपके पास तीसरा हो गया। उसके बाद आता है आपके पास चौथा, परियोजना का क्रियान्वयन। अब उस परियोजना का क्रियान्वयन आपको करना है। आपको जो परियोजना आपने अप्लाई किया बच्चों पे, उसको जो है बच्चों पे ये भी देखना है कि वो इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, और कितनी प्रतिशत तक इम्प्लीमेंट हो पा रही है। और उसके बाद आप करते हैं मूल्यांकन। उस परियोजना का आप मूल्यांकन करेंगे कि यस, ये परियोजना ठीक थी या नहीं थी। और लास्ट में जो है आप करेंगे परियोजना का अभिलेखन। तो अभिलेखन का मतलब हो गया कि आप उसमें ये देखेंगे कि ये परफेक्ट थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो इसमें कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो परियोजना विधि, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि यह किसने दी, इसके प्रतिपादक कौन थे। तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक थे। ये जो है जॉन डीवी के शिष्य थे। और ये जो है मुख्य शिक्षण सूत्र अनुभव द्वारा सीखने पर निर्भर करता है। इसके चरण समस्या उत्पन्न होना, परियोजना का चुनाव, परियोजना का नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और अभिलेखन। तो ये आपके पास इसके चरण हैं। अब बात करते हैं अगले मेथड की, जो है पर्यटन विधि। तो पर्यटन विधि, जिसे आप एक्सर्शन या ट्रिप मेथड भी कहते हैं, बहुत फेमस मेथड है आज की डेट में। आपको पता है बहुत सारे एजुकेशनल ट्रिप या टूर लगाए जाते हैं, तो वही इसके अंदर है पर्यटन विधि के अंदर। तो पर्यटन विधि के जन्मदाता जो है वो पेस्टोलॉजी को माना जाता है। तो पेस्टोलॉजी इसके जो है वो जन्मदाता हैं, किसके, पर्यटन विधि के। तो पर्यटन विधि में होता क्या है कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से सक्रिय रूप से क्रियाशील होकर सीखते हैं। अब आप सपोज करो आपको जो है इंडिया गेट के बारे में पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को इंडिया गेट ले जाएंगे और उनको जो है प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। तो जो आपके पास पर्यटन विधि है उसमें प्रत्यक्ष परिस्थिति को उत्पन्न किया जाता है, या प्रत्यक्ष परिस्थिति को उनके सामने रखा जाता है, जिससे बच्चे सक्रिय रूप से क्रियाशील होकर सीखते हैं। तो देखिए, पर्यटन विधि में प्रत्यक्ष परिस्थितियों में बच्चों को ले जाया जाता है और उससे बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय रूप से क्रियाशील होते हैं। तो ये है आपकी पर्यटन विधि। तो इंडिया गेट आप ले जाएंगे तो वहां आपको बच्चों को जो है इंडिया गेट की चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो आप प्रत्यक्ष रूप से आपने इंडिया गेट दिखा दिया, वहां सारी चीजें बताई, तो वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगा और बच्चे उससे ज्यादा जल्दी सीखेंगे। तो ये है आपके पास पर्यटन विधि। वर्तमान में इस पे शैक्षणिक टूर लगाए जाते हैं। तो आपको पता ही है हर साल शैक्षणिक टूर जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स का, और प्राइवेट स्कूल्स तो शैक्षणिक टूर लगातार ले जाते रहते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से उन सारी सिचुएशन को, उन सारी कंडीशंस को अच्छे से समझ पाते हैं।
अब आपके पास व्याख्यान की विधि बहुत पुरानी विधि है। तो अगर पुरानी विधि है तो पुरानी चीजें सारी जो है अध्यापक केंद्रित थी। तो इसलिए जो है ये व्याख्यान विधि भी आपकी अध्यापक केंद्रित विधि है, जिसमें अध्यापक आपको लेक्चरर दे के चले जाता है। तो ये जो है ज्यादातर सीनियर क्लासेस के लिए एप्लीकेबल होती है। अगर आप डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आपका व्याख्यान ही चलता है, लेक्चर मेथड ही चलता है। तो सूचनाओं का जो क्रम इसमें होता है वो ज्ञात से अज्ञात होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि व्याख्यान विधि में सूचनाओं का क्रम किस क्रम में होता है। तो ज्ञात से अज्ञात, सरल से कठिन की ओर, जो चीजें आपको पता है पहले उसको बताया जाएगा और फिर जाके जो है अज्ञात चीजों की ओर जाएगा, सरल से कठिन की ओर जाया जाएगा। तो अगर सरल से कठिन है तो अपने आप ही आपके पास अंश से पूर्ण की ओर बढ़ेगा। पहले छोटी चीज और फिर जो है उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। तो ये आपके पास व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित सीनियर क्लासेस के लिए फेवरेबल मेथड, ज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, इसके शिक्षण सूत्र हैं। अब प्रश्नोत्तर विधि आपको पता ही है। एक फेमस दार्शनिक जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि को दिया था वो थे आपके सुकरात। तो सुकरात ने जो है प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किया था। और ये जो है बच्चे के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करता है। अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो इसका मतलब वो आपके बच्चे की जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो रहा है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब कि बच्चे ने टॉपिक को समझा, उस टॉपिक को समझने के बाद बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न में चिंतन करके या उस टॉपिक में चिंतन करके वो आपसे प्रश्नों का निर्माण कर रहा है। तो सपोज करो आपने बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाया, तो आप हमेशा बच्चे को जो है प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए। जितना बच्चा ज्यादा प्रश्न पूछेगा इसका मतलब बच्चा उतना ही अधिक चिंतन कर रहा है। ये जो है बच्चे की तर्क क्षमता को भी बढ़ाता है और तर्क क्षमता का विकास करता है। तो ये जो है तर्क क्षमता को बढ़ाता है और इसका विकास करता है। तो आलोचनात्मक चिंतन और तर्क क्षमता का विकास करता है ये प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है और बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है और ये हमेशा चलता रहता है। तो ये था आपके पास प्रश्नोत्तर विधि। अब दो विधियां हैं, आगमन और निगमन। तो इन दोनों को हमेशा एक साथ याद मत रखिए, एक को याद रखिए दूसरा अपने आप याद हो जाता है। तो आगमन विधि क्या होता है कि जब आप विशिष्ट तथ्यों से सामान्य नियमों को पता लगाते हैं। आप जो है किसी भी टॉपिक के विशिष्ट तथ्यों से अगर सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आगमन कर रहे हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है उदाहरण से नियम की ओर जाना। उदाहरण से नियम की ओर जाना। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि 20 - 5 का जो वर्ग होगा वो 20 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 2 गुणा गया 20 गुणा गया 5 से निकलेगा। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया और मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ नियम कि ए धन बी का जो वर्ग होता है वो ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab होता है। तो ये जो मेथड होगा ये आपके पास आगमन विधि होगी। तो आगमन में आप क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। तो आगमन में पहली चीज विशिष्ट तथ्यों से सामान्य की ओर, दूसरा उदाहरण से नियम की ओर। फिर क्या होता है कि ज्ञात से आप अज्ञात की ओर जाते हैं। उसके बाद आप जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। उसके बाद आप विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। देखिए आपने पहले उदाहरण किया वो विशिष्ट था, तब आप सामान्य पे आए कि इस नियम ये बन गया है, अब उस नियम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं और सरल से जटिल की ओर जाते हैं। तो ये आपके पास है आगमन। अब इसका जस्ट उल्टा आपके पास हो जाएगा, अपोजिट सारी चीजें हो जाएंगी निगमन में। तो एक को याद रखेगा, दोनों को याद रखने से कंफ्यूजन होता है। एक अगर है तो उससे आपके पास काम चल जाएगा। तो अब जब आप उदाहरण से नियम की ओर जा रहे हैं तो आपको पहले उदाहरण बताया गया तब नियम बताया गया, तो आप नियम को रटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे तो पहले आप सूत्र को याद कर लेते हैं। तो इसलिए यहां से ध्यान रखिएगा कि निगमन का एक ड्रॉबैक है कि रटने पर बल देता है। निगमन जो विधि है वो आपके पास रटने पर बल देती है।
अब जो आगमन के स्टेप्स होते हैं उसमें थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑपरेशन और कंफर्मेशन इस तरह से चलता है, जबकि इसका उल्टा हो जाएगा आपके पास निगमन में। तो आगमन में क्या होगा, पहले आपके पास होगी थ्योरी, फिर आपके पास होती है हाइपोथेसिस, परिकल्पना जिसे कहते हैं, फिर आपके पास होता है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, और फिर आपके पास होता है सत्यापन। तो लास्ट में जब सत्यापन हो गया तो वो आपका नियम बन जाता है। तो ये है आपके पास आगमन और निर्गमन में अंतर। अब इसी तरह से आपके पास आती है विश्लेषण और संश्लेषण। तो विश्लेषण का मतलब होता है किसी भी चीज को जो है तोड़ना, यानी इसका मतलब होगा टुकड़ों में तोड़ना। तो अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसकी पहले छोटी छोटी इकाइयों में उसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हमेशा जटिल से सामान्य की ओर चलते हैं, और जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और ये जो विधि है, जो विश्लेषण विधि है, ये छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक इंपॉर्टेंट है। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि। और इसका जस्ट उल्टा होता है संश्लेषण, यानी जोड़ना। तो अब आप चीजों को जोड़ेंगे तो जस्ट इनके अपोजिट यहाँ भी हो जाएगा, वो आपका संश्लेषण हो जाएगा। तो जनरली जो है आगमन, निगमन और विश्लेषण संश्लेषण से इसी तरह का प्रश्न पूछता है कि ज्ञात से अज्ञात कौन है, या जटिल से सरल किस विधि में होगा, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये थे आपका विश्लेषण और संश्लेषण। अब देखिए, ये सारी विधियां जो अभी तक आपने पढ़ी वो थी आपके पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स। अब आज की डेट में 21st सेंचुरी है, यानी 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, और उन इंपॉर्टेंट मेथड्स को आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इस तरह के नए नए मेथड्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप अपडेटेड नॉलेज से खुद को अपडेट रख पाएं और एलटी और प्रवक्ता में अच्छे मार्क्स ला पाए टीचिंग एप्टीट्यूड्स में। हालांकि ये चीजें जो है आपके हर टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछी जाएंगी, तो चाहे आप यूटेट, सीटेट या फिर अदर किसी स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स को देंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए, कोऑपरेटिव टीचिंग या सहकारी अधिगम क्या होता है। तो सबसे पहले जो है ये जो मेथड दिया था, ये दिया था हमें जॉनसन तथा स्मिथ ने। ये जो मेथड दिया था, ये मेथड दिया था जॉनसन एंड स्मिथ ने। अब इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब है कि एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये जो है परस्पर एक दूसरे को, एक दूसरे को साथ लेके चलना, कोऑपरेट करना, इस तरह का मेथड होता है, या इस तरह का अधिगम है जिसमें कॉपरेशन चलता है। बच्चे भी आपस में जो है, सपोज करो मैंने एक छोटी सी गतिविधि दे दी बच्चों को, उस गतिविधि में बच्चे जो है क्या करेंगे, छोटे छोटे समूह में काम करते हैं, छोटे छोटे समूह में क्या करेंगे, काम करेंगे। आपने बच्चों को कोई भी गतिविधि दे दी, समूह में काम करेंगे। सपोज करो मैंने कहा कि आपको एक छोटा सा मेथड दे रहा हूँ, एक घर बनाना है। तो क्या होगा, बच्चे जो है कुछ लोग ईटा पत्थर जोड़ेंगे, कुछ लोग जो है सीमेंट का काम जारी करेंगे, और कुछ लोग जो है उसको बनाने का काम करेंगे। तो ये क्या है, एक गतिविधि थी घर बनाना, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, स्टूडेंट्स के बीच छोटे छोटे समूह में डिवाइड कर दिया। तो बाद में जो है एक घर तैयार हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सहकारी अधिगम। एक घर की बात कर रहा हूँ, ऐसी वो अपनी लर्निंग वे को भी चेंज कर सकते हैं, अपने लर्निंग्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। अब एक होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। अब देखिए उसमें क्या था, आपने गतिविधि में डाल दिया, सबने मिला दिया, एक चीज बन गई। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होगी, वो एक साथ दो या दो से अधिक लोग अधिगम करेंगे। जैसे दो या दो से अधिक लोग जो है वो एक साथ अधिगम करेंगे। अब दो या दो से अधिक लोग एक साथ अधिगम करने का मतलब क्या हो गया, कि जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा, या दो बच्चों को मैंने कहा कि आप दोनों बच्चे जो है सूत्र याद कीजिए, या कोई प्रश्न को हल करने को दिया
कि आप जो है ये बताइए कि कुतुब मीनार के बारे में वर्णन करो। तो क्या हुआ, दोनों बच्चों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और अपने अपने विचारों को कंबाइन करके एक अधिगम किया। तो इस तरह का अधिगम होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। हो सकता है एक बच्चे ने कुतुब मीनार गया हो और एक नहीं गया हो, या दोनों गए हों। अगर दोनों कुतुब मीनार गए हैं तो वो अपने अपने अनुभव साझा करके और एक तरह से एक परफेक्ट आंसर बनाएंगे। तो वो आपका आएगा कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। या ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है कमी कर रहा है किसी चीज में, तो दूसरा बच्चा उसको सही करने में सहयोग करेगा। जैसे सपोज करो गणित का एक प्रश्न बना रहा है कोई, तो उसको जो है दूसरा बच्चा हेल्प करेगा, वो आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर आ जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं पेयर ट्यूटरिंग की, समकक्ष शिक्षण की। समकक्ष शिक्षण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एक बच्चा जो है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे बच्चे को पढ़ा रहा है, दूसरे स्टूडेंट को जो है पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो ये जो मेथड होगा वो होता है आपका पीयर ट्यूटरिंग मेथड। जैसे सपोज करो कि जनरली क्या होता है जब बच्चे लास्ट में आते हैं एग्जाम देने के मूड में, तो क्या होता है जो अच्छे बच्चे होते हैं, किसी अच्छे बच्चे का एक टॉपिक बहुत अच्छा है, सपोज करो उसको संविधान के बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता है, तो हम क्या करेंगे कि उस बच्चे को कहेंगे कि यार तू अपने दोस्तों को जो है संविधान के बारे में पढ़ा दे। तो ये जो मेथड होगा ये आपका पीयर ट्यूटरिंग है। समकक्ष शिक्षण का मतलब उसी क्लास का कोई बच्चा जो है वो शिक्षण करेगा, अपने साथियों को पढ़ाएगा, तो ये आपका पीयर ट्यूटरिंग हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है सेम क्लास का होना। समकक्ष का मतलब उसी क्लास का, जबकि जो हमने प्रीवियस दो मेथड पढ़े थे, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये दोनों जो है वो डिफरेंट क्लास में भी हो सकते हैं। मतलब एक बच्चा 7 का है और एक 6 का है, ये इसको समझा रहा है चीजों को, तब भी हो सकता है। लेकिन पीयर ट्यूटरिंग में क्या होगा, सेम बच्चा सेम क्लास का होना चाहिए। मींस ए और बी दो बच्चे हैं, तो दोनों जो है एक ही क्लास के हैं, या क्लास 7 या क्लास 8, तब जाके आपका पीयर ट्यूटरिंग बनेगा, समकक्ष शिक्षण बनेगा। और वर्तमान समय में पीयर ट्यूटरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जो चीजें हम लोग या टीचर से समझ में नहीं आती हैं बच्चों को, वो अपने दोस्तों से समझ आ जाती हैं। तो इसीलिए पीयर ट्यूटरिंग का जो कंसेप्ट है, समकक्ष शिक्षण का जो कंसेप्ट है, वो एनईपी 2020 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे प्रश्न बनने के ज्यादा चांसेस हैं। अब आता है बात फ्लिप्ड क्लासरूम की, थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ा के फ्लिप्ड क्लासरूम, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। जिसको ये नहीं पता है उसको सोचिए कि आज की डेट में एजुकेशन से कुछ नहीं पता है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, देखिए आपने क्या देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है कोविड में ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, उसी के उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके जो है फ्लिप्ड क्लासरूम का नाम दिया गया है। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि टीचर अपना पहले से ही किसी चीज में, सपोज करो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टीचर एक वीडियो बना के ले आया है अपना, उसने वीडियो को पेन ड्राइव में लगा के और प्रोजेक्टर पे चला दिया है, और सारे बच्चे उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो ये जो होता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि जनरली जो है रिसोर्सेस पहले से अवेलेबल होते हैं, उन रिसोर्सेस को क्लास में लगाया जाता है, या उन रिसोर्सेज की हेल्प से क्लास में टीचिंग की जाती है। तो वो आपका फ्लिप्ड क्लासरूम का एक एग्जाम्पल है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है कि स्टूडेंट को एंगेज किया जाता है न्यू स्टडी मटेरियल से, स्टूडेंट्स को जो है व्यस्त रखा जाता है, किससे, नया या नवाचार जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं, नया सामग्री से, नया सामग्री, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि लेक्चर से। आपने क्या किया, पहले से सुनियोजित तरीके से किसी एक चीज पे अपना वीडियो बनाया, उसको क्लास में चला दिया। तो ये होता है आपका फ्लिप क्लासरूम। या आपने यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड किया, उसको क्लास में चला दिया, वो भी आपका फ्लिप क्लासरूम का पार्ट होगा। उसके बाद आता है टीम टीचिंग मेथड, दल शिक्षण विधि। तो नाम से ही पता चल रहा है कि दो चार लोग जो है एक एक टीम बना लेंगे और उसमें क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे। तो 6 से 10 लोगों का एक समूह जो आपके पास एक साथ, एक एक, देखिए आपको क्या किया कि 6 से 10 समूह में बांट दिया, इसको एक टीचर पढ़ा रहा है,
फिर अगले 6 से 10 को दूसरा टीचर पढ़ा रहा है। तो इस तरह से आपका दल शिक्षण विधि होता है। अब इसमें क्या होता है, हो सकता है ये वाला ग्रुप वीक हो, ये वाला स्ट्रांग हो। तो जनरली क्या होता है कि इस तरह से बच्चों का चुनाव होना चाहिए कि बच्चों को नुकसान ना हो। उसके बाद आप बात करते हैं संप्रत्य निर्माण विधि। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जो वर्तमान समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो आपके पास किया था ब्रूनर ने। तो ब्रूनर ने क्या किया था, जो आपके ब्रूनर थे उन्होंने दिया था संप्रत्य निर्माण विधि। तो संप्रत्य निर्माण मीन्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेथड। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेथड जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करेंगे आप, तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे विभिन्न टॉपिकों के बीच। तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। जैसे आपने क्या किया, एक कोई टॉपिक पढ़ाया, जैसे मुझे सपोज करो मैंने पढ़ाया संविधान। अब संविधान को जब आप स्टार्ट करेंगे तो संविधान से पहले की चीजें जो होंगी उनको संविधान से कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, उनका कंसेप्ट बताने की कोशिश करेंगे, उनके कंसेप्ट को फॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान की नीड इसने पड़ी कि हमें जो है अपने देश को क्या करना था, अपने देश की गतिविधियों को नियमित करना था। तो इस तरह से एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट को जोड़ा जाए, दैट इज नोन एज कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड। उसके बाद आता है डायलॉग विधि, संवाद विधि। तो संवाद विधि आपको पता ही है, जब आप क्या करते हैं किसी डायलॉग के थ्रू पढ़ाते हैं। तो डायलॉग के थ्रू पढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि ये जो विधि है इसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो है एक लिखित और मौखिक वार्तालाप होता है, वार्तालाप होता है। तो वार्तालाप होने का मतलब कि आपस में जो है डिस्कशन होगा। तो एक इधर से पढ़ाया उसने तो उधर से दूसरे ने बताया उसके जवाब में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें। तो ये होता है आपका डायलॉग मेथड। और जो डायलॉग मेथड है, ये जो डायलॉग मेथड है ये आपकी देन है प्लेटो की। तो नेक्स्ट है लास्ट आज की डे का ओरिएंटेशन मेथड, अभिविन्यास विधि। अभी जो है अभिविन्यास विधि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है आज की डेट में। अब क्यों, क्या है ये अभिविन्यास विधि और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो रही है ये जानते हैं। देखिए अभिविन्यास विधि में क्या होता है कि आपके पास आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने बारे में एक जो है भूमिका देंगे, अपने बारे में अच्छी और बुरी चीजों को, बुरी तो कोई नहीं बताता है, अच्छी चीजों को किसके समक्ष रखेंगे, स्टूडेंट के समक्ष रखेंगे। तो आप जब प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होता क्या है कि स्कूल में जो भी गतिविधियां हैं उनका एक नमूना आपको दिया जाता है कि ये चीजें हम कराएंगे, इस तरह से हम कराएंगे। तो वो होता है आपका अभिविन्यास विधि, ओरिएंटेशन विधि। इसको आप कह सकते हैं कि आप अपना परिचय दे रहे हैं जितनी चीजें आप कराएंगे। या क्लास में आप ओरिएंटेशन विधि को कैसे देखते हैं, तो आप जो है अपने टॉपिक का एक डिटेल में परिचय सबको देंगे, वो आपका ओरिएंटेशन मेथड हो गया। आपने सपोज करो कि माध्य पढ़ाया, मीन, तो आप मीन का एक ओवरव्यू पहले ही क्लास में दे देंगे कि ये सारी चीजें हैं, मैं ये पढ़ाने जाऊंगा, इसमें ये आएगा ये आएगा ये आएगा। तो वो आपका ओरिएंटेशन मेथड है। अब ओरिएंटेशन मेथड के लिए एक रूल इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास, आपने फेमस रूल है वो आपने सुना भी होगा, वो है हमारे पास एल 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 एस आर डब्ल्यू। ये होता है आपका फर्स्ट लिसनिंग, देन आपके पास आता है स्पीकिंग, देन आपके पास आता है रीडिंग, एंड देन आपके पास आएगा राइटिंग। तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलती है आपकी अभिविन्यास विधि। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह की अपडेटेड वीडियो के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए, वो आएगा थ्योरी का जो वीडियो होगा, वो होगा आपका फेसेस ऑफ टीचिंग से, शिक्षण की अवस्थाएं। उसमें मैं आपको माइक्रो टीचिंग को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करूंगा और लेसन प्लान को भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपके लिए उससे पहले कोशिश करूंगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हो, ताकि आप अपने आप को चेक कर लें कि कितना आपने स्टडी किया है। तो इस तरह से सिस्टमेटिक वे में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको भी फायदा होगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे।
अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अच्छे लोगों को, यानी जो आपकी जरूरतमंद लोग हैं उनको भेज दीजिए। चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।